नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर के तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, चंदन रामदास, सुबोध उनियाल मसूरी पहुंचे हैं। तो मीडिया से बातचीत करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में शामिल किए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। तो आज शिविर के आखिरी दिन की शुरुआत योग शिविर से हुई है। तो उत्तराखंड के सीएम धामी और मुख्य सचिव एस संधू समेत चिंतन शिविर में मौजूद सभी लोगों ने योगासन किया। तो योग शिविर से पहले सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक करते हुए आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो योग शिविर से पहले सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक करते हुए आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। उसके बाद वो योग शिविर पहुंचे जहां पे उन्होंने योगासन किया। तो मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मसूरी में चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। तो गणेश जोशी और धन सिंह रावत के साथ कई कैबिनेट मंत्री पहुंचे मसूरी। तो शिविर में विकास के रोड मैप पर चर्चाएं भी की जा रही है। तो आने वाले 5 से 10 सालों में बनाया जाएगा रोड मैप, ये कहा गया है। तो प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो मसूरी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर जो और 25 वर्ष का जब हो उसको लेकर ये चिंतन चल रहा है किस तरह हम 25 वर्षों में एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होने के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाएं, उनके क्रियान्वयन के लिए किस तरह का फंडिंग मैकेनिज्म करें और किस तरह कार्य संस्कृति राज्य में पैदा करें, इसको लेकर अमृत निकलने की पूरी संभावना है सर। मुख्यमंत्री का कहना है कि 3 दिवस में अमृत जरूर निकलेगा। निश्चित रूप से हमेशा आशावादी होना चाहिए, काफी फायदा मिलने वाला है सर। बड़ा मानना भी 2025 को उत्तराखंड राज्य 25 साल का हो जाएगा और हमें चाहते हैं कि हमारा राज्य देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो, जहाँ की आर्थिक विकास हो, संसाधनों का विकास हो, यहाँ की जनता के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो सुलभ हों। तो इसके लिए चिंतन मंथन किया जा रहा है और आज सभी मंत्रियों का अपने अपने विभागों के हिसाब से प्रेजेंटेशन होगा और जब समापन होगा तो सारी बातें क्या क्या वहाँ पे निष्कर्ष हुआ तो उसके बाद बताएंगे। तो वही मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर में उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव, उत्तराखंड के मुख्य सेवक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को नसीहत दी गई है। तो उसी पर अब बीजेपी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की नसीहत को सही ठहराया है और सही ठहराते हुए उसका स्वागत भी किया गया है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि जनता के बीच ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। सरकार जनहित के लिए काम कर रही है और जनहित में जो जरूरी होगा उसको करने के लिए सख्त कदम भी उठाने के लिए सरकार बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगी। नए टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं जिनके बारे में चीफ सेक्रेटरी जी ने कल विषय बोला या मुख्यमंत्री जी ने बोला, निश्चित तौर पर उनको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि ये एक ऐसा राज्य है, दो दो सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। अगर इस राज्य के अंदर कुछ काम करने में कठिनाइयाँ भी हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो मौसम की भी मार पड़ती है, वहाँ यातायात में भी दिक्कत आती है, कई दिक्कत आती है। लेकिन उन दिक्कतों को अधिकारी न समझकर वो टेलीफोन ही नहीं उठाएंगे, वो आपकी बात का जवाब ही नहीं देंगे, फाइल को 2-2 4-4 महीने तक जो है कि बिल्कुल गोल उसको घुमाएंगे जलेबी की तरह, वो बिल्कुल अनुचित है। तो वहीं देहरादून में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दर्जनों निवेशकों और उद्योगपतियों के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तो दिल्ली से सुबह सुबह आई आयकर अफसरों की कई टीमों के पहुंचते ही अब पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार पुलिस फोर्स भी मांगी गई है। तो आपको बता दें कि देहरादून के नेशविला रोड में एक के बाद एक आयकर विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और एक साथ इतनी गाड़ियां बड़ी संख्या में देखकर आसपास भीड़ जुड़ गई। तो इसके बाद जो है कई निवेशकों
तो कई निवेशकों और उद्योगपतियों के घर छापा पड़ा है आज। तो इसमें प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स और नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल और भू माफिया नितिन गुप्ता के ठिकाने पे आज छापेमारी की गई है। तो फिलहाल विभागीय अधिकारियों ने छापे के बारे में कोई भी अभी जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं इनकम टैक्स रेड के बाद प्रॉपर्टी डीलर और भू माफियाओं के बीच खलबली मच गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं लाइव। तो अभय, एक के बाद एक आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हो रही है देहरादून में, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल भविष्य, ये कह सकते हैं कि आज सुबह से ही आयकर विभाग की कई टीमें देहरादून में लगातार छापेमारी यहाँ पर कर रही है। ये कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा ठिकानों पर, चाहे आप उत्तराखंड में कह सकते हो, उत्तर प्रदेश कानपुर में कह सकते हैं, या फिर दूसरे शहरों में आयकर विभाग की लगातार जो छापेमारी है वो यहाँ पर चल रही है। ये उनके खिलाफ है जो लगातार आयकर की चोरी यहाँ पर कर रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि देहरादून में भी कई ऐसे नामी गिरामी बिल्डर्स हैं या खनन के कारोबारी हैं जिनकी तरफ से लगातार आयकर चोरी की सूचनाएं विभाग को यहाँ पर मिल रही थी। उनके खिलाफ आज आयकर विभाग की टीमें यहाँ पर देर सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। नेसपिला रोड पर ये कह सकते हैं कि सुबह लगभग 7 बजे के करीब ये छापामारी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा रेस कोर्स में जो जॉर्ज ब्रदर्स है उनके जो खनन कारोबारी है उनके घर पर भी छापेमारी यहाँ पर चल रही है। देहरादून में लगभग 7 ठिकानों पर, यानी देहरादून में ही 7 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जो आयकर विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की टीम के साथ साथ यानी आयकर विभाग में जो प्रवर्तन की जो ईडी की जो टीम है वो भी यहाँ पर काम कर रही है। एक साथ लगातार ये छापेमारी चल रही है ताकि किसी भी प्रकार से जो आयकर की जो चोरी है उन चोरी करने वालों के खिलाफ यहाँ पर सबूत इकट्ठा किए जा सके, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। और अभी तक ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई हुई है देहरादून में उससे पूरे शहर में कह सकते हैं कि एक माहौल यहाँ पर गर्म करने काम यहाँ पर कर दिया, क्योंकि लगातार जिले की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा किस जिले में कार्रवाई हुई है? देखिए, सबसे बड़ी कार्रवाई देहरादून में ही यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर आयकर विभाग की टीमें लगातार यहाँ पर कर रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो आयकर विभाग की अभी तक की जो जानकारी यहाँ पर मिली है, चाहे वो लोग जिला बसानी या स्थानीय विभाग की तरफ से जो सूत्र यहाँ पर आए हैं, 7 अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की टीमें यहाँ पर छापेमारी कर रही है और पूरे दस्तावेज खंगालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी जो कार्यालय हैं, कार्यालयों पर भी छापेमारी चल रही है और आवास पर भी, यानी जो बिल्डर्स हैं, जो खनन के कारोबारी हैं, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। क्योंकि कई ऐसे नाम यहाँ पर कह सकते हैं कि उद्योग लुम्बा के नाम कह सकते हैं, खनन नवीन के काम यहाँ पर कह सकता है, या दूसरे राज ब्रदर्स उनका नाम यहाँ पर है। उनको लेकर ये कह सकते हैं कि उनके जो कार्यालय थे उन कार्यालयों का रिकॉर्ड अभी तक ये कह सकते हैं कि पंजीकरण की सूची में भी नहीं था और उन कार्यालयों के आड़ में कई ऐसे दूसरे अवैध कार्य यहाँ पर किए जा रहे थे जिनका टैक्स चुकाने का नाम उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा था। और वही काम, वही चीज, वही जो कमियां थी, उन कमियों पर आज ये कह सकते हैं कि आयकर विभाग की रेड यहाँ पर पड़ी है। अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी यहाँ पर चल रही है। अगर अभी तक कितनी बड़ी कार्रवाई ये कही जा रही है अब तक की? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आयकर विभाग लगातार अपने करदाताओं से कर जमा करने की अपील यहाँ पर कर रहा था, उसमें जो सूचियाँ अभी तक मिली थी उस पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की यहाँ पर आयकर विभाग की समझी जा सकती है। क्योंकि अभी तक आयकर विभाग के अगर जो इससे पूर्व में जो छापेमारियाँ या जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है उसमें सिर्फ गिने चुने नाम, ये कह सकते हैं कि कभी एक कार्रवाई या 2 कार्रवाई एक दो जगह पर देखने को मिलती थी, लेकिन आज एक साथ शहर भर में इतनी बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की टीम के द्वारा करना। और आयकर विभाग में ही जो ईडी की दूसरी टीम होती है, यानी जो संपत्तियों का डाटा यहाँ पर रखने का काम करती है, उनकी तरफ से भी ये संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आयकर विभाग इस समय किसी भी ढिलाई देने के मूड में नहीं है। जो इस समय जो आयकर की जो चोरी, कर की जो चोरी यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर्स हो, खनन कारोबारी हो या दूसरे उद्योगपति हो, उनकी तरफ से जो कमियां यहाँ पर की गई है, उन कमियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से समझा जा सकता है। और ये इस कार्रवाई को एक नसीहत भी माना जा सकता है कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरीके से अगर ये कह सकते हैं कि बड़े उद्योग घराने या फिर दूसरे जो कारोबारी हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, जी अबे एमजी रेजिडेंसी के मालिक पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा रही है, ये कि उनके घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, एक साथ 3 जगहों पर जो एमजे रेजिडेंसी के जो मालिक हैं उनके एक साथ 3 जगहों, उनके 3 ठिकानों पर एक साथ यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। सुबह सबसे पहले टीम उनके जो कार्यालय था उस कार्यालय पर वहाँ पर पहुंची, उसके बाद उनका जो रेस्कोर्स का जो आवास था उस आवास पर भी एक टीम वहाँ पर पहुंची और उसके बाद एमजे रेजिडेंसी में भी। क्योंकि अब टीम की आप बात करें, कितनी टीम पहुंची है? क्योंकि कहा जा रहा है काफी भीड़, काफी तादाद में गाड़ियां वहां पहुंची थी। अगर संख्या की बात की जाए, कितनी टीमें पहुंची है?
जब बिल्कुल देहरादून के भीतर ही जिस प्रकार से अलग अलग ठिकानों पर टीमें हैं, तो ये समझा जा सकता है कि 50 टीमें एक साथ यहाँ पर कार्रवाई के लिए उतरी हुई है। और ये बड़ी टीमें इस रूप में भी समझी जा सकती है कि बड़ी कार्रवाई इस रूप में भी समझी जा सकती है कि लगातार कर चोरी की जो शिकायतें विभाग को मिल रही थी, उसमें इन लोगों का नाम सबसे ऊपर समझा जा सकता था। इससे पूर्व में भी कई बार इन लोगों को नोटिस यहाँ पर विभाग की तरफ से दिया गया था, लेकिन उसका कोई ये कह सकते हैं कि कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया गया था। कोशिश विभाग की यही थी कि पूरा सेटल यहाँ पर किया जाए, लोगों को एक समय यहाँ पर दिया जाए, लेकिन जब उस समय पर तय समय पर इनकी तरफ से टैक्स नहीं जमा किया गया और दूसरी जो सूचनाएं विभाग को यहाँ पर मिली थी कि एक कार्यालय के नाम पर दूसरे कार्यालयों को भी संचालित यहाँ पर किया जा रहा था और उसका कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं था, यानी उसका इसलिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कहा जा सकता है कि आगे भी ये नाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल में बंद सुनील राठी ने जेल प्रशासन को पूरी तरह से परेशान कर दिया। तो जेल में बंद सुनील राठी ने जेल प्रशासन के नाक में दम कर दिया। तो सुनील राठी ने जेल में बंद एक कैदी को जमकर पीटा। तो सुनील राठी ने हरिद्वार जेल में अपना एक नया गैंग भी बना लिया है। तो खबर आ रही है कि सुनील राठी जो जेल में बंद है, पहले तो उसने एक कैदी को पीटा और साथ ही खबर भी आई है कि उसने अपना एक नया गैंग भी बना लिया है। तो प्रवीण वाल्मीकि और ताऊ गैंग के सदस्यों की उनको मदद मिल रही है। तो प्रवीण वाल्मीकि और सुनील राठी ने कैदी को लहूलुहान कर दिया है, यानी कि आप देख सकते हैं जेल के अंदर इस तरह से मारपीट हो रही है, इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है जबकि वो जेल में बंद है। तो दोनों आरोपियों ने जेल प्रशासन के साथ भी अभद्रता की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुनील राठी जो जेल में बंद है, उसने किस तरह से कैदी से मारपीट की, उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं कहा जा रहा है कि कई उसे सहयोग भी मिल रहे हैं, कई उसने अपने गैंग बना लिए हैं जिनका सहयोग उसको पूरी तरह से मिल रहा है और अब जेल प्रशासन भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। तो सुनील राठी ने जेल में बंद एक कैदी को जमकर पीटा। तो सुनील राठी ने हरिद्वार जेल में अपना एक नया गैंग बना लिया है। तो प्रवीण वाल्मीकि और ताऊ गैंग के सदस्यों की उसे मदद भी मिल रही है। तो वहीं सुनील राठी और प्रवीण वाल्मीकि ने कैदी को लहूलुहान कर दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे से जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह की खबर सामने आ रही है? प्रशासन के होते हुए, पुलिस के होते हुए एक कैदी जो है लगातार पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर और साथ ही साथ एक कैदी को जमकर भी पीट रहा है। किस तरह की ये गुंडागर्दी? जो खबरें आ रही हैं, अगर उसके बाने राखी है, जब से हरिद्वार जेल में सिर्फ उसको यहाँ पर तिहाड़ जेल से किया गया है, तभी से जो जेल प्रशासन हरिद्वार वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सस्ते में है और बड़े ही चलिए जब से वो आया है यहाँ पर, तब से अपने जो लोग है वो यहाँ पर जिला प्रशासन जो यहाँ पर प्रशासन है, जेल प्रशासन, उसके ऊपर भी दोष जमाने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है। कभी किसी चीज की डिमांड करता है, कभी किसी चीज की। और अब अगर जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं उसमें जो अगर कोई सिर्फ एक व्यक्ति को जेल प्रशासन की तरफ से उसकी चेकिंग करने के लिए भेजा गया, तो उसने वहीं जो व्यक्ति था, उस कैदी था, उसके साथ मारपीट की है। और वहीं जो सूत्र बताते हैं, अगर पुख्ता है माने जाएं, तो कहीं ना कहीं उसने जेल के अंदर अपना जो वर्चस्व की लड़ाई के लिए, वर्चस्व कायम करने के लिए एक गैंग यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं लेकिन विकास, इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि पुलिस वहां पर सक्रिय रहती है, जेल के अंदर एक कैदी को पीटना, उसे लहूलुहान कर देना, कुछ गैंग के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े कर देता है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो राखी है वो कहीं ना कहीं जिला जो जेल प्रशासन अभी हरिद्वार है उस पर कहीं ना कहीं हावी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक घटना होने के 2 दिन बाद भी अभी तक इसकी कोई शिकायत जिला जो पुलिस है उसके यहाँ पर नहीं की गई है और अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी कुछ बोलने को हालांकि तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो सूचनाएं हैं, जो सूत्र हैं, वो पुख्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह की घटना वहाँ पर हुई है। और वहीं जेल प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें अब जो उसकी चुप्पी है वो कहीं ना कहीं उसकी नाकामी यहाँ पर सिद्ध कर रही है। नाकामी भी, और देखने वाली बात ये होगी कि इतनी बड़ी जो चीज आगे आपने सामने आई है, खबर सामने आई है, उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद माफिया यशपाल तोमर पर आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो हरिद्वार रुड़की हाईवे के पास
56 बीघा जमीन को कुर्क करते हुए कानपुर से आई आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई की टीम ने जमीन को बेनामी घोषित कर दिया। तो साथ ही जमीन पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, तो उसे मुनादी भी कराई गई है। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया यशपाल तोमर पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तो आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है, तो 56 बीघा जमीन को जब्त कर लिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई से बताया जा रहा है। तो हरिद्वार रुड़की हाईवे के पास यह जमीन है जिसे अब कुर्क कर लिया गया है। तो 56 बीघा जमीन है जिसको बेनाम घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से की गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह से पहले पुलिस प्रशासन के बाद अब आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है यशपाल तोमर पर। यशपाल तोमर पर जिस तरह से जो भूमाफिया है वो फिलहाल हरिद्वार जेल में है, और उसके कहीं ना कहीं जिस तरह से हरिद्वार जिला प्रशासन ने उसकी जमीनों को पहले जब्त किया था, अब जो आयकर की जो टीम के द्वारा यहाँ पर गाजियाबाद से आई टीम यहाँ पर उसकी जमीन जो 56 बीघा जमीन है उस पर यहाँ पर नोटिस चपका किया है, और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। उसकी जो जमीन है उस नोटिस चपका किया गया है, और बाकायदा यहाँ पर मुनादी भी उनके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई यशपाल पर यहाँ पर की गई है, और लगातार उस पर जो शिकंजा है वो लगातार यहाँ पर और कसता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने एक खबर बताई थी, देहरादून में एक के बाद जो है उद्योगपतियों पर शिकंजा कस रही है आयकर विभाग, और अब यशपाल तोमर पर भी शिकंजा कसा गया है। यानी कि आयकर विभाग काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। तो वहीं जानना चाहेंगे, यशपाल तोमर से कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर जो इसमें प्रॉपर्टी डीलर है वो भी अब उन पर भी अब गाज गिर सकती है। ये बिल्कुल, जिस तरह से जो उसकी संपत्तियां हैं उसको पहले ही जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, और उसको अपने अधीन कर लिया था। 150 करोड़ की जो संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने उसको सील किया था, और उसके बाद जो अब जो आयकर की जो टीम ने उसको जब्त करने की यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर नोटिस चपका करके की है। तो कह सकते हैं जो यशपाल तोमर है उस पर शिकंजा यहाँ पर कसता हुआ दिख रहा है। हालांकि यशपाल फिलहाल जेल में है, और जेल में होने के बावजूद उस पर इस तरह का लगातार और बड़ी कार्रवाई होना कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है, और जो जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं और उस पर कहीं ना कहीं और लगातार कसा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार पुलिस को अभी 20 दिन पहले ही नए कप्तान मिले हैं जो अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए 20 दिन में ही खासे मशहूर हो गए हैं। तो हरिद्वार पुलिस के कप्तान के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद अपराध को रोकने के साथ साथ महिलाओं को अपराध और अपराधियों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। तो अपराध चाहे चैन स्नैचिंग का हो या फिर वाहन चोरी का, चाहे मर्डर का हो, चाहे महिला उत्पीड़न का, तो सभी को प्राथमिकता के तौर पर रजिस्टर करने के साथ साथ जल्द से जल्द खुलासे करने के सभी थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एरिया जो सबसे बड़े जो हैं एक महिला और बच्चों से संबंधित जो अपराध लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक के इश्यूज हैं और नशा और साइबर अपराध। तो ये 4 फोकस्ड एरिया जहाँ पर पुलिस को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसी में महिला सुरक्षा को देखते हुए पहले हमने जो हमारे 180 करीब महिला वुमेन पावर है जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल रैंक पर है, तो उनको उनके जो वर्क को मोटिवेट करने के लिए इसमें कॉन्फ्रेंस की गई। उनके वेलफेयर को देखते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया। साथ ही साथ ऐसे जो पोक्सो और महिला अपराध जैसे 376 वगैरह प्रकरणों में फोकस किया। तो वहीं केदार भंडारी गुमशुदगी मामले की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो गढ़वाल डीआईजी को इसकी जांच सौंप दी गई है। तो जांच दोबारा शुरू होने के बाद भी अब तक इस मामले में कुछ निकलकर ही सामने नहीं आया है, जिससे परिजनों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। तो नाराज परिजनों ने आज देहरादून के गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। तो वहीं केदार के परिजनों को कांग्रेस का भी समर्थन मिलने लग गया है। तो केदार भंडारी के परिजनों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया है। तो कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना देते हुए सरकार से लापता केदार भंडारी को तलाशने की मांग भी उठाई है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को पद से हटाने की मांग भी की है।
तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हरिद्वार में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा पर अब बीजेपी ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तोड़ने के पक्ष में रहती है, तो लेकिन राजनीति में अपने घटते जनाधार और पार्टी के अंदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब भारत जोड़ो जैसी यात्रा निकालने का काम भी कर रहे हैं, जिसे जनता पसंद नहीं कर रही। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता इस समय अपनी ही पार्टी के अंदर आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम हरीश रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत, तो उन्हीं पर बीजेपी ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। रावत हमेशा अपनी पार्टी में अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी पार्टी के द्वारा एक किनारे कर दिया गया है। इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए कांग्रेस में एक अंतर्द्वंद चल रहा है। उसी के तहत कभी वो हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, जो हमेशा तो तोड़ने की बात की है, लेकिन जोड़ने की बात करें वहाँ पे भारत जोड़ो के साथ जो है हरिद्वार जिंदाबाद के नारे वो लगा रहे हैं। इसलिए अपने आप को केवल पार्टी में जिंदा रखने के लिए हरीश रावत जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर प्रिंसिपल ने रोक लगा दी है। तो कांग्रेस, भाजपा, एबीवीपी जैसे संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े शिक्षकों को 26 नवंबर तक इस्तीफा देना होगा। साथ ही कॉलेज में यह घोषणा पत्र जमा कराना होगा कि वो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से जुड़े हुए नहीं है। पढ़ाई को हमारे प्रबंध तंत्र के सचिव हैं सेक्रेटरी साहब, उनसे बात की फ़ोन से, मैं भी उनसे बात करूंगा। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कोई भी टीचर हमारा किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों में ना इन्वॉल्व हो जिससे कि हमारे कॉलेज की गरिमा को ठेस पहुंचे। कॉलेज का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा रहे, पढ़ाई का रहे, अच्छा मैसेज आए। ये ट्रॉफी सामने रखी हुई हैं, इन और से कम डांसिंग में भी, ये फुटबॉल में हमारा फर्स्ट प्राइज़ मिला है, ये चेस में मिला है, ये सब प्राइज़ में इतनी बड़े इवेंट्स में हम काम कर रहे हैं। हमारी फीस बड़ी नॉमिनल है, नॉमिनल फीस पे हम काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।